विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस क्लास में। विद्यार्थियों, हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट पेपर है, राजनीति विज्ञान के मूल आधार। इस पेपर के थर्ड चैप्टर जो कि है उत्तर व्यवहारवादी उपागम, इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो आपका फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर उस पर डिटेल से हमने डिस्कस किया। वो सारे वीडियोस आप क्रमबद्ध तरीके से बिल्कुल सीरियलिटी वाइज आप देख सकते हैं, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और इसके अतिरिक्त आप यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है बीए पार्ट फर्स्ट, बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस, उसमें आपको बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से वो सारी वीडियो मिल जाएंगे। तो आपको कहीं भी कोई भी अलग से नोट्स तैयार करने की या अलग से आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट वहाँ आपको आपके पाठ्यक्रम के अनुसार वहाँ डिस्कस किया गया है। तो आइए आज हम जो थर्ड चैप्टर पर हमारा जो डिस्कशन चल रहा है, जिसकी शुरुआत हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और पिछले वीडियो में हमने उत्तर व्यवहारवाद की जो पूरी पृष्ठभूमि है वो हमने डिस्कस किया, और उसके बाद फिर उत्तर व्यवहारवाद का अभिप्राय क्या है, इसका मतलब क्या है, वो हमने समझा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम दो टॉपिक हमने लिए हैं डिस्कशन के लिए। एक तो उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण, और दूसरा उत्तर व्यवहारवाद क्या परंपरावादी है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो दोनों टॉपिक्स पर आइए डिस्कस की हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं जो आज का हमारा पहला जो टॉपिक है, उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि आपको ये पता है कि उत्तर व्यवहारवाद को जो उदय है वो व्यवहारवाद की दिशाहीनता, रूढ़िवादिता, जड़ता, ये आप देख भी पा रहे हैं फर्स्ट बुलेट्स में कि व्यवहारवादी जो क्रांति है, मतलब उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जो उदय है, जन्म है, वो व्यवहारवाद की रूढ़िवादिता और जड़ता और दिशाहीनता के कारण हुआ। और ये रूढ़िवादिता, जड़ता, दिशाहीनता हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार जो दिशाहीनता का मतलब है कि वो एक व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण के विचारक थे, व्यवहारवादी राजनीतिक शास्त्री थे, वो राजनीति शास्त्र को एक प्राकृतिक विज्ञान की तरह उन विषय वस्तु का अध्ययन करने पर उन्होंने बल दिया था। और जो वास्तविकता में जो एक अध्ययन का उद्देश्य है, जो शोध का उद्देश्य है, जो राजनीति और सामाजिक सरोकार हैं बुद्धिजीवियों के, राजनीतिक शास्त्रियों के, तो उन सरोकारों को भुलाकर, मतलब वास्तविक उद्देश्यों को भुलाकर केवल एक विशुद्ध विज्ञान की भांति जो राजनीति शास्त्र का भी वो अध्ययन करने लगे थे। और वो एक तरह से अप्रासंगिक, असार्थक अध्ययन था, तो सार्थक विहीन अध्ययन था। तो उसी कारण से स्वयं जो व्यवहारवादी थे वो ही उत्तर व्यवहारवाद के जनक बने। आपको पता है, बता चुका हूं मैं, कि जिन्होंने डेविड स्टर्न ने जो व्यवहारवाद को जन्म दिया था, व्यवहारवादी क्रांति का आगाज किया था, उन्होंने ही फिर व्यवहारवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया, रोष व्याप्त जो किया, और उत्तर व्यवहारवाद इस प्रकार जन्म हुआ। आप ये नेक्स्ट देख भी पा रहे हैं कि ये पिछले वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ कि जो डेविड स्टर्न है वो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्षीय भाषण में 1969 में, 1969 में, क्योंकि 1969 ही वो काल है जहाँ से उत्तर व्यवहारवाद का जो शुरुआत, कालखंड की शुरुआत मानी जाती है। और इससे पहले 1945 से लेकर 1969 यहाँ तक का जो काल है वो व्यवहारवाद का काल माना जाता है, क्योंकि इस समय व्यवहारवादी यह आंदोलन रहा। तो उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप ये एक अध्यक्षीय भाषण उन्होंने दिया था। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्ष थे वो। तो उसी में एक तरह से आक्रोश जाहिर किया व्यवहारवाद के प्रति। आप देख पा रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा था कि व्यवहारवादी जो क्रांति से, व्यवहारवादी जो विश्लेषण का जो तरीका था, इससे हम जो हमारे विश्लेषण का उद्देश्य है उसको हम सार्थकता नहीं दे सकते, उसको प्रासंगिक नहीं बना सकते हैं। हम उस अध्ययन का कोई सार्थकता ही नहीं है। अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा, मतलब कहीं न कहीं हमें चेंजेस लाने होंगे, कहीं न कहीं हमें परिवर्तन लाना होगा। तो ये बात डेविड स्टर्न ने जो कही थी उस अध्यक्षीय भाषण में, तो इससे स्पष्ट था कि वो व्यवहारवाद में कहीं न कहीं सुधार लाना चाहते थे। यहाँ महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों ध्यान रखना, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि यहाँ एक व्यवहारवाद में सुधार लाने का ये आंदोलन था उत्तर व्यवहारवाद।
न कि कोई ये व्यवहारवाद को समाप्त करके कोई वापस परंपरावाद को लाने का कोई उद्देश्य नहीं था, बल्कि ये व्यवहारवाद में जो कुछ कमियां थी, जो वास्तविकता में वो उद्देश्य विहीन हो गया था, उन कमियों को दूर करके मतलब एक तरह से सुधार लाना था। और वो जो गुस्सा था, वो जो आक्रोश था, वो जो प्रतिक्रिया थी उत्तर व्यवहारवादियों की, जो डेविड डिशन और अन्य राजनीति शास्त्रियों की, वो इसी बात को लेकर थी कि ये उद्देश्य विहीन रहा व्यवहारवाद, तो इसलिए हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा, कहीं न कहीं इसमें सुधार लाना होगा। तो ये मतलब रहा। और फिर आप देखिए कि उत्तर व्यवहारवाद को जो अभ्युदय हुआ, अब उसके कुछ कारण जो हैं, वो हमारा जो मेन टॉपिक भी है, तो उसके कारण ये कुछ पॉइंट्स में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। इन पॉइंट्स को आप मोटा मोटा जो कारण बांध सकते हैं कि इन कारणों से उत्तर व्यवहारवादी क्रांति ने जन्म लिया। अब इनमें हम थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि व्यवहारवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया। देखिए स्पष्ट है, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन है, एक व्यवहारवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप ही इसने जन्म लिया था। और प्रतिक्रिया आपको पता है कि वो अभी मैं बता भी चुका हूँ आपको कि वो जो रोष था, वो आक्रोश था, वो क्यों था, मतलब उनकी जो एक उद्देश्य विहीनता थी व्यवहारवादियों की, केवल मूल्य निरपेक्ष अध्ययन, मूल्यों को बिल्कुल नकार देना, केवल जो राजनीति शास्त्र का अध्ययन एक प्राकृतिक विज्ञान की भांति अध्ययन करना, तो ये जो दिक्कतें थी, अपने उद्देश्य को भुला देना, राजनीति और समाज के प्रति जो सरोकार थे उनको भुला देना, तो ये सारे कारण से एक प्रतिक्रिया उभर के सामने आई। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि स्वयं जो व्यवहारवाद के जनक थे, व्यवहारवादियों ने ही, उन्हीं में वही एक तरह से उत्तर व्यवहारवादी क्रांति को उन्होंने ही जन्म दिया। तो एक तरह से उसके एक तो प्रतिक्रिया स्वरूप, व्यवहारवाद के प्रतिक्रिया स्वरूप ये उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ। नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष। जाहिर सी बात है, ये सारी जो कमियां थी, मतलब इन्होंने परंपरावाद को समाप्त करके, परंपरावाद का विरोध करके तो व्यवहारवाद का आगाज हुआ। लेकिन व्यवहारवाद का आगाज जो हुआ, जिन उद्देश्यों को लेकर हुआ, उन उद्देश्यों में जब सफलता नहीं मिली, तो फिर उस व्यवहारवादी शोध के प्रति एक असंतोष जाहिर किया कुछ डेविड डिशन एवं अन्य राजनीतिक शास्त्रियों ने। और उनका मानना यह था कि जिस कारण से हमने एक तरह से, जिन रीजन्स से हमने जो पुरानी जो परंपरावादी जो संकुचित पद्धतियों का विरोध किया था और एक नवीन जो व्यवहारवादी आंदोलन को जन्म दिया था, कि जो समाज के प्रति जो सरोकार, एक जो राजनीति विज्ञान में एक अध्ययन करना, एक सार्थक अध्ययन करना, वो हम नहीं कर पाए। एक उद्देश्य पर आधारित एक सार पूर्वक जो अध्ययन करना, विश्लेषण करना, जिससे राजनीति और समाज के प्रति जो हमारे सरोकार हैं वो हम उनका जो निभा सकें, तो लेकिन वो वास्तव में व्यवहारवादी निभा नहीं पाए, तो उनके प्रति एक असंतोष था। इस कारण से फिर उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं, तीसरा पॉइंट, कि व्यवहारवादियों के द्वारा सामाजिक अध्ययन पद्धतियों को प्राकृतिक अध्ययन पद्धतियों की तरह लागू करना। देखिए इसका मतलब क्या है। जो आपको पता है कि जो व्यवहारवादियों की सबसे बड़ी कमी थी, वो बिल्कुल राजनीति शास्त्र को, राजनीतिक घटनाओं को, राजनीतिक विषय वस्तु को बिल्कुल वो उस तरीके से अध्ययन करना चाहते थे, कर रहे थे कि जैसे कोई प्राकृतिक विज्ञान हो। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान में कि जो ये बात की जाती है, बस सत्यापन किया जा सकता है, परिमाणीकरण किया जा सकता है, नियमितता की बात की जाती है। जबकि आपको पता है कि व्यवहारवादी क्रांति के द्वारा मानव व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया गया। अब आप बताइए कि मानव व्यवहार का अध्ययन है, मतलब मानव व्यवहार को मापा जा सकता है क्या? मानव व्यवहार का परिमाप किया जा सकता है क्या? या मानव व्यवहार को नियमित है क्या? लेकिन यही तर्क जो उत्तर व्यवहारवादियों के थे कि व्यवहारवादी बिल्कुल उसको एक तरह से प्राकृतिक विज्ञान की भांति उसका अध्ययन कर रहे थे। वो कैसे संभव है? कैसे आप मानव व्यवहार, तो मानव व्यवहार नियमित कैसे हो सकता है, एक जैसा कैसे हो सकता है? वो तो बदलता हुआ होता है। उसको आप कैसे माप सकते हो, उसका सत्यापन कैसे कर सकते हो विशुद्ध विज्ञान की भांति? तो वो जो पद्धतियाँ जो कि विशुद्ध विज्ञान में जो काम में ली जाती है, जो तालिका, रेखा गणित, इसके अलावा जो सर्वेक्षण जो पद्धति है, या फिर जो अनेक जो व्यवहारवादी जो वैज्ञानिक पद्धतियाँ थी, जिसमें कि
जो ज्यामितीय गणितीय मॉडल, अनुरूप, प्रतिरूप, तो वो जो पद्धतियाँ जिनको कि वो राजनीति शास्त्र में प्रयोग में लेने लगे, अन्य सामाजिक विज्ञानों में यद्यपि वो कई प्रयोग में ली जा रही थी, तो एक तरह से उस तरीके से यहाँ अगर लागू करने का जो उनका प्रयास था वो सही नहीं था, वो सफल नहीं था। तो ये भी एक कारण था कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म हुआ और उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्राकृतिक विज्ञान की तरह राजनीति विज्ञान का या सामाजिक विज्ञान का या सामाजिक शास्त्र का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि व्यवहारवाद के द्वारा तथ्य मूल्य विच्छेदता पर बल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब क्या है विद्यार्थियों कि जो व्यवहारवादियों ने मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर जोर दिया था, आपको पता है, मैं आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ उन्होंने जो मूल्यों की बजाय तथ्यों पर अत्यधिक बल दिया, मतलब मूल्यों को बिल्कुल नकार दिया, मूल्यों का विच्छेद कर दिया। उनका मतलब ये था कि शोध के समय, अध्ययन के समय मूल्यों को बिल्कुल नकार देना चाहिए, मूल्यों को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। अब यह मूल्य का मतलब भी मैं बार बार बता चुका हूँ। मूल्य का मतलब है कि जो राजनीति शास्त्री जो अध्येता है, जो शोध कर रहा है, उसके अपने विचार, नैतिक कुछ जो आदर्श होते हैं वो अध्ययन में शामिल नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान में तथ्यों पर आधारित अध्ययन होता है, तो उसी प्रकार यहाँ भी साहब तथ्यों पर आधारित अध्ययन किया जाएगा। लेकिन वास्तविकता में मूल्यों को बिल्कुल नकार देना, ये राजनीतिक शास्त्र में या मानव व्यवहार के अध्ययन जैसे विषय वस्तु में ऐसा संभव नहीं है। वहाँ उत्तर व्यवहारवादियों ने कहा कि इतना मूल्यों को विच्छेदित कर देना, अलग कर देना, वो कहीं न कहीं सही तरीका नहीं है। मूल्यों के महत्व को बिल्कुल नकार देना, हालांकि परंपरावाद ने केवल उनका जो अध्ययन था वो मूल्यों पर आधारित था, मूल्यों पर काफ़ी जोर दिया था, लेकिन उन्होंने तथ्यों पर जोर नहीं दिया था। लेकिन व्यवहार या जो उत्तर व्यवहारवादियों का ये मानना था कि तथ्यों पर हमें जोर देना होगा, तथ्यों को स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन मूल्यों के महत्व को भी स्वीकार करना पड़ेगा। मूल्यों को बिल्कुल नकार देना ये सही नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस आधार पे उन्होंने फिर जो एक उत्तर व्यवहारवादी नई क्रांति को जन्म दिया, जिसमें उन्होंने तथ्यों के साथ साथ मूल्यों के महत्व को भी स्वीकार किया। नेक्स्ट जो आप पॉइंट आप देख पा रहे हैं, व्यवहारवादियों के द्वारा या व्यवहारवाद के द्वारा विश्व समाज के प्रति जो अपने दायित्वों की उपेक्षा, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि पूरी मानवता के प्रति, विश्व में या समाज के प्रति, राजनीति के प्रति या संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जो सरोकार हैं उनके प्रति ये व्यवहारवादी वो बिल्कुल अपने सरोकारों को, अपने दायित्वों को भुला चुके थे। तो इस बात को लेकर उत्तर व्यवहारवादियों का बहुत बड़ा रोष था। डेविड ईस्टन के जो अध्यक्षीय भाषण से भी आपको पता लगा होगा कि उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ऐसा विश्लेषण की क्या सार्थकता है, क्या प्रासंगिकता है। जो वर्तमान में जो समस्याएं थी, जो मैं जिन समस्याओं का मैं जिक्र पहले कर चुका हूं, जो पूरे विश्व में एक आणविक संकट का दौर था, किस प्रकार जो तानाशाही ताकतें उभर रही थी, किस प्रकार नस्ल भेद था, जनसंख्या विस्फोट हो रहा था, बहुत सारी जो रंग विभेद की जो नीतियां, साम्राज्यवाद, मतलब ऐसी बहुत सारी गृह युद्ध जैसी स्थितियां विभिन्न देशों में, तो ऐसे बहुत सारे संकट थे। अगर उन संकटों का हम समाधान नहीं निकाल पाए शोध के द्वारा, तो फिर जो कि तात्कालीन और समकालीन समस्याएं थी, तो फिर उस अध्ययन का मतलब क्या है, ऐसे अध्ययन की सार्थकता क्या है। तो कहीं न कहीं जो उत्तर व्यवहारवादियों का ये मानना था कि जो व्यवहारवादियों ने जो विश्व के प्रति, समाज के प्रति, मानव जाति के प्रति, मानवता के प्रति जो उनके जो सरोकार थे, जो उनको वो भुला चुके थे, तो कहीं न कहीं उन सरोकारों को ध्यान में रखते हुए एक प्रासंगिक अध्ययन पर जोर देना होगा, एक सार्थक अध्ययन पर जोर देना होगा। तो इसलिए भी फिर उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद को जन्म दिया। नेक्स्ट जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि व्यवहारवादियों के द्वारा उच्च तकनीक, परिशुद्ध एवं शोध उपकरणों पर अत्यधिक बल। देखिए, उत्तर व्यवहारवादियों का एक ये भी नाराजगी थी कि एक तकनीक पर अत्यधिक जोर दिया गया व्यवहारवादियों के द्वारा। व्यवहारवाद ने केवल और केवल तकनीक का ध्यान दिया, नई नई अध्ययन पद्धतियां, तकनीकें, और जो प्रयोगशाला में बंद कमरों में बैठकर अध्ययन करना। जबकि आप देखिए, मानव व्यवहार पूरे किसी राजनीतिक व्यवस्था में अगर किसी देश के
लोगों के जो उनके व्यवहार को समझना हो तो क्या किसी बंद प्रयोगशाला में बैठकर हम समझ सकते हैं क्या? लेकिन उन्होंने अपने अध्ययन कैसे करते थे? वो प्राकृतिक विज्ञान की तरह प्रयोगशालाओं में बैठकर। तो ऐसा कैसे अध्ययन संभव था? तो और केवल तकनीक पर उनका बल था, मतलब उच्च जो परिष्कृत शोध उपकरणों के द्वारा। तो ऐसा जो जो जैसा कि विशुद्ध विज्ञान में होता है ऐसा, तो उस तरीके से ये राजनीति विषय वस्तु का अध्ययन करना चाहते थे, मानव व्यवहार का अध्ययन कर रहे थे। तो फिर इस बात की भी नाराजगी थी और इस कारण से उन्होंने कि इतना तकनीक पर, ठीक है तकनीक पर आप जोर दीजिए, लेकिन सार पर भी जोर देना होगा कि उस इन तकनीकों को अपना भी इन अध्ययन पद्धतियों का मतलब क्या है, मतलब अध्ययन का सारांश क्या है, अध्ययन का उद्देश्य क्या है, उस पर भी हमें जोर देना होगा। तो उत्तर व्यवहारवादियों का ये मानना था, इस कारण भी उन्होंने व्यवहारवाद के प्रति आक्रोश जताया और एक नवीन क्रांति उत्तर व्यवहारवाद को जन्म दिया। तो विद्यार्थियों, ये कुछ जो महत्वपूर्ण कारण थे जो कि आपको समझ में आ गए होंगे कि उत्तर व्यवहारवाद ने क्यों जन्म लिया या उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में से प्रश्न जरूर पूछा जाता है, एक निबंधात्मक प्रश्न भी पूछा जा सकता है, या फिर आपकी जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो कहीं से भी प्रश्न पुटअप होता ही होता है। तो आप इनको बहुत अच्छे से तैयार करें। तो बड़ा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो उसमें फिर आपको उत्तर व्यवहारवाद को समझाना भी होगा, उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण भी आपको बताने पड़ेंगे, या कई बार फिर आगे मैं आपको बताऊंगा कि डेविड ह्यूस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की क्या मान्यताएं बताई हैं, उसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये एक एक टॉपिक सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनको आप टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे तो परीक्षा में जिस भी तरीके से, कई बार छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है और जो हम डिस्कस कर रहे हैं उनमें से बीच में से पूछ लिया जाता है। जैसे आपसे यही पूछ लिया जाए, बताओ उत्तर व्यवहारवादियों को नारा क्या था, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कर्मनिष्ठता और प्रासंगिकता वो क्या है। 2 नंबर का आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रासंगिकता और कर्मनिष्ठता क्या है, इसका मतलब बताओ। या फिर आपसे पूछ लिया, बताओ कोई 2 नंबर के प्रश्न में कि कोई 4 कारण बताइए उत्तर व्यवहारवाद के उदय के। या फिर बड़े क्वेश्चन में अगर पूछे कि उत्तर व्यवहारवाद को परिभाषित करते हुए उसके उदय के कारणों का वर्णन कीजिए, तो प्रश्न कैसे भी तरीके से पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखें। तो आइए जो अब नेक्स्ट हम देखते हैं। आपको पता है, मैं बता चुका हूँ कि एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न दिमाग में आता है कि क्या जो उत्तर व्यवहारवाद है वो परंपरावाद है। देखिए विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है ये क्यों उठता है, क्योंकि सामान्यतः आपके भी दिमाग में आया होगा कि ये तो उत्तर व्यवहारवाद, जैसे मैंने कहा कि व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्ष अध्ययन की बात करते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवाद मूल्यों के महत्व को स्वीकारता है। और आपने परंपरावाद में भी पढ़ा था कि मूल्यों पर अत्यधिक जोर दिया जाता था। तो कहीं आपके दिमाग में ये आ गया हो कि उत्तर व्यवहारवाद तो वापस परंपरावाद को लाने के लिए आंदोलन आया। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये कतई सही नहीं है। वास्तव में जो आपको ये डिस्कशन हम करेंगे इस स्लाइड का, तो यहाँ आपको पता भी लग जाएगा कि जो आप सामने देख भी पा रहे हैं, उत्तर व्यवहारवाद को परंपरावाद कहना बिल्कुल अनुचित है। दोनों में काफ़ी अंतर है। जैसा कि आप शुरुआत में ही देख पा रहे हैं कि यद्यपि जो उत्तर व्यवहारवाद और परंपरावाद दोनों ही जो व्यवहारवाद के घोर आलोचक हैं, दोनों ही व्यवहारवाद की आलोचना करते हैं, लेकिन फिर भी ये एक जैसे नहीं हैं। ये एक दूसरे से भिन्न हैं। इनकी जो मान्यताएं हैं, इनके तरीके हैं, इनकी जो दृष्टिकोण है, वो सब बिल्कुल अलग अलग हैं। आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट बुलेट में ये स्पष्ट कहा जा रहा है कि जहां पर जो परंपरावाद है वो व्यवहारवादी उपागम की सार्थकता को बिल्कुल नकार देता है, मतलब वो जो उसकी सार्थकता को बिल्कुल अस्वीकार कर देता है। जबकि जो उत्तर व्यवहारवाद है वो व्यवहारवाद को अस्वीकार नहीं करता है, उसमें सुधार लाना चाहता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है कि परंपरावाद तो ये चाहता है कि व्यवहारवाद सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, वो उसकी सार्थकता को बिल्कुल नकार देता है। वो उनका मानना यह कि मूल्य निरपेक्ष अध्ययन नहीं बल्कि मूल्यों के महत्व को या मूल्य सापेक्ष अध्ययन पर जोर देता है, जबकि व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर जोर देता है, परंपरावाद मूल्य सापेक्ष अध्ययन पर जोर देता है। तो वो एक तरह से व्यवहारवाद को बिल्कुल उसकी सार्थकता को, उसकी प्रासंगिकता को बिल्कुल नकार देता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद में कुछ कमियां देखता है, उसमें वो सुधार लाना चाहता है, वो व्यवहारवाद को बिल्कुल समाप्त नहीं करना चाहता है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि जो परंपरावाद है
वो राजनीति की जो शास्त्रीय परंपराएं हैं उसमें अपना विश्वास रखता है, उसकी जो अगाध श्रद्धा है, उसकी जो अटूट श्रद्धा है, वो जो शास्त्रीय अध्ययन पद्धतियां हैं, जो अध्ययन के तरीके हैं, जो उनमें उसका विश्वास है। जबकि जो उत्तर व्यवहारवाद है वो अध्ययन के नूतन आयाम की ओर बढ़ना चाहता है, मतलब उसको एक नई दिशा देना चाहता है। वो राजनीति विज्ञान को, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन को, उसके क्षितिज को वो एक नई दिशा देना चाहता है, एक नूतन, एक नवीन उसको स्वरूप देना चाहता है। और नवीन स्वरूप आपको पता है कि अध्ययन पद्धतियां तो ठीक है नवीन व्यवहारवाद में आ गई थी, लेकिन ये उसमें उसको नए स्वरूप, उस रूप में देना चाहता है कि अध्ययन को प्रासंगिक बनाना चाहता है, वो अध्ययन को सार्थक बनाना चाहता है, वो अध्ययन को राजनीतिक, सामाजिक और मानवीय सरोकार से जोड़ना चाहता है। तो इसलिए वो आगे बढ़ने का है, न कि वो पीछे जाने का एक तरीका। तो उत्तर व्यवहारवाद एक व्यवहारवाद में सुधार लाना चाहता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ आपको स्पष्ट लग रहा होगा कि जो उत्तर व्यवहारवाद है वो परंपरावाद बिल्कुल कतई नहीं है। और जो नेक्स्ट आप डेविड डिस्टन का जो कोटेशन देख रहे हैं, इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको इस बात का और पता लग जाएगा, आप स्पष्ट रूप से मान लेंगे। डेविड डिस्टन ने भी इस बात को कहने का प्रयास अपने इस कोटेशन के माध्यम से किया है कि जो उत्तर व्यवहारवाद है वो परंपरावाद नहीं है, बल्कि वो एक बहुत आगे, एक जो अध्ययन को, एक राजनीति शास्त्र के अध्ययन को नवीन दिशा देने के लिए है। और वो डेविड डिस्टन अपने इस कोटेशन में स्पष्ट रूप से कहते भी है कि जो व्यवहारवाद है वो एक वास्तविक क्रांति है, न कि एक प्रतिक्रिया। एक एक शब्द को हम समझेंगे कि उत्तर व्यवहारवाद है वो एक वास्तविक क्रांति है, न कि एक प्रतिक्रिया है। केवल ऐसा नहीं कि व्यवहारवाद के प्रति आक्रोश जता दिया, प्रतिक्रिया केवल कोई विरोध करने के लिए हो, नहीं, बल्कि वो वास्तव में जो राजनीति शास्त्र के अध्ययन में सुधार लाना चाहते थे, उसको प्रासंगिक बनाना चाहते थे। तो उसको लेकर एक ये वास्तविक आंदोलन है, न कि केवल एक सामान्य प्रतिक्रिया है विरोध करने के लिए, ऐसा नहीं है। आगे डेविड डिस्टन कह रहे हैं कि विकास है न कि अनुरक्षण, मतलब आगे बढ़ने के लिए, मतलब इस राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन को और बेहतर बनाने कल के लिए ये आंदोलन है, न कि कोई परंपरागत जो दृष्टिकोण को अनुरक्षण या उनको रक्षित करने का कोई तरीका है, या परंपरागत मान्यताओं को संरक्षित करने का तरीका है, नहीं, यह आगे बढ़ने का, विकास, आगे मतलब विकास का मतलब यही हो आगे बढ़ना। तो एक राजनीतिक शास्त्र को और विकसित करने का ही ये आंदोलन है। यह भविष्य की दिशा में एक अनुरक्षण है, न कि पीछे की ओर बढ़ने की कोई प्रवृत्ति है। मतलब वापस पीछे जाने का सवाल नहीं है, ये भविष्य बनाने का सवाल है, आगे भविष्य में और आगे चुनौतियों से निपटने का सवाल है। तो उसके लिए आगे बढ़ने का इसमें जो उद्देश्य है, न कि कोई परंपरावाद की तरफ जाने का उद्देश्य है। यद्यपि ये परंपरावाद की जो अच्छाई हैं उनको अपनाने पर उत्तर व्यवहारवादी बल देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पीछे जाना चाहते हैं, बल्कि ये आगे बढ़ना चाहते हैं। उत्तर व्यवहारवाद आगे बढ़ने के लिए है, न कि पीछे जाने के लिए। और यह एक आंदोलन भी है, न कि बौद्धिक प्रवृत्ति। मतलब एक आंदोलन है, क्रांति है। जिस प्रकार परंपरावाद के विरोध में व्यवहारवाद आया, तो लेकिन वो क्रांति वहाँ से जो शुरू हुई थी, तो उस क्रांति को आगे बढ़ाना है, क्योंकि इसमें जो कुछ कमियां थी उसको दूर करके उस क्रांति को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये भी इसमें डेविड डिस्टन कह रहे हैं। ये एक बौद्धिक प्रवृत्ति भी है। बौद्धिक प्रवृत्ति मतलब एक बुद्धिजीवियों के जो एक समाज और राज्य के प्रति जो सरोकार होना चाहिए। तो इस आंदोलन के द्वारा वो राजनीति शास्त्रियों के अपने जो सरोकार हैं अंतर्राष्ट्रीय और मानवता और समाज और राज्य के प्रति, उन सरोकारों को वो राजनीतिक अध्ययन के प्रति जोड़ना चाहते हैं, उन सरोकारों को वो शामिल करना चाहते हैं कि उन सरोकारों को ध्यान रखते हुए, उन उद्देश्यों को ध्यान रखते हुए अध्ययन किया जाए और समाज में, राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मानव जाति के स्तर पर जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सके, उस अध्ययन से उनका निष्कर्ष निकाला जा सके। तो ये उद्देश्य है। तो इस डेविड डिस्टन के इस कथन से आपको ये पता लग रहा होगा स्पष्ट रूप से किस प्रकार वो बताना चाहते हैं कि कहीं अगर आप ये समझते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद कोई परंपरावाद जैसा है या परंपरावाद है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से आपको पता लग गया होगा, समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार जो परंपरावाद और उत्तर व्यवहारवाद अलग है। उत्तर व्यवहारवाद को परंपरावाद मानना उचित नहीं होगा, सार्थक नहीं होगा। तो आपको ये टॉपिक्स भी समझ में आ गया होगा। तो कई बार ये प्रश्न, हालांकि बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं होती है इसको पूछने की, कई बार ये कंपटीशन एग्जाम में और इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है, लेकिन आपके यहाँ ग्रेजुएशन लेवल पे पूछने की कम संभावनाएं होती है। लेकिन
फिर भी कई बार एनालिटिकल क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है बड़ा, हो सकता है उसमें ये टॉपिक किस तरीके से पूछा जाएगा, छोटे क्वेश्चन के रूप में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ आपसे पूछा जा सकता है कि एक उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन पर एक आलोचनात्मक विश्लेषण करते हुए यह बताइए, स्पष्ट कीजिए कि क्या उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद है या परंपरावाद का नवीन स्वरूप है या परंपरावाद को लाने का उद्देश्य है। कुछ भी एनालिटिकल फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। तो कहीं न कहीं अगर उत्तर व्यवहारवाद और परंपरावाद को जोड़ते हुए कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, तो आप ये जो बातें मैंने बताई है, तो आप इन पॉइंट्स का, इन बातों का यूज़ करते हुए अपने आंसर्स को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए। तो विद्यार्थियों, आज ये हमने 2 टॉपिक्स पर चर्चा की है। नेक्स्ट जो और इसके शेष टॉपिक है वो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बस ज़्यादा अब इसमें आपके इस चैप्टर में नहीं है। 2 टॉपिक्स मैं इसमें 2-3 टॉपिक और बचे हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण भी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो डेविड ह्यूस्टन ने भी उत्तर व्यवहारवाद की कुछ मान्यताएं बताई हैं। जिस प्रकार व्यवहारवाद की उन्होंने 8 मान्यताएं बताई थी, उसी प्रकार उत्तर व्यवहारवाद की भी उन्होंने 7 मान्यताएं बताई है और कई बार वो परीक्षा में पूछी भी जाती है। और फिर हम अंत में जो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में जो अंतर को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन बस आज इस वीडियो में इतना ही। अंत में आपसे बस यही अपील, आप अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को इन वीडियोस को साझा करें और आप भी इनका लाभ उठाएं और अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य देवें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।